आज हम एक दिलचस्प तेलुगु थ्रिलर फिल्म की कहानी जानेंगे जिसमें रहस्य और सस्पेंस शुरू से आखिर तक बना रहता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक बड़े और सुनसान घर से होती है। घर का माहौल देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ हाल ही में कोई गंभीर घटना घटी हो। चारों तरफ बिखरा सामान किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहा होता है। इसी बीच एक व्यक्ति जिसका नाम कार्तिक है अपनी पत्नी नेहा के निर्जीव शरीर के साथ दिखाई देता है। वो शरीर को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, फिर खुद को सामान्य दिखाने के लिए बाथरूम में जाता है और कुछ देर बाद आराम करने लगता है। उधर पड़ोसियों को घर से कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे पुलिस को सूचना दे देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करती है। जांच की जिम्मेदारी एक महिला अधिकारी संभाल रही होती है। वह आसपास के लोगों से कार्तिक के बारे में जानकारी जुटाती हैं। कई लोग बताते हैं कि उसका नेचर सामान्य लोगों से काफी अलग और अजीब था। यहीं से कहानी अतीत की ओर मुड़ती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कार्तिक और नेहा की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। हालांकि ये रिश्ता नेहा के लिए खुशी से नहीं बल्कि एक बोझ जैसा था। वो इस शादी से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे उसी घर में रहना पड़ रहा था। कार्तिक अक्सर अपनी पत्नी को भावनाओं और इच्छाओं की परवाह किए बिना अपनी मनमानी करता था। उसका मानना था कि शादी के बाद उसे हर चीज का अधिकार मिल गया है। नेहा उसकी बातें सुनकर भी चुप रहती क्योंकि वो खुद को असहाय महसूस करती थी। एक रात कार्तिक उसके पास बैठकर धूम्रपान करता रहता है, जबकि नेहा खामोशी से सब कुछ सहन करती रहती है। अगले दिन वो अपने काम के लिए निकल जाती हैं। तब पता चलता है कि नेहा एक शिक्षिका है और उसे मिट्टी से कलाकृतियां बनाना तथा रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेना बहुत पसंद है। नेहा की एक करीबी दोस्त अक्सर उससे उसके निजी जीवन के बारे में पूछती रहती है। उसे महसूस होने लगा था कि नेहा किसी परेशानी से गुजर रही है, लेकिन वो खुलकर कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। नेहा हर बार बात को टाल देती और अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखती। कुछ समय बाद जब उसकी दोस्त आर्थिक मुश्किल में फंस जाती हैं, तब नेहा बिना ज्यादा सोचे उसकी मदद कर देती हैं। वही दूसरी ओर कार्तिक अपने ऑफिस में बैठा लगातार नेहा की तस्वीरें देख रहा होता है। उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं था। ये बात उसकी महिला बॉस की नजर में आ जाती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि अगर वो इसी तरह लापरवाही करता रहा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कार्तिक पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। इसके बजाय वो अपनी बॉस को एक ऐसा वीडियो दिखाता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वो एक सहकर्मी के साथ बॉस इंटीमेट होते हुए नजर आती हैं। कार्तिक उस वीडियो का सहारा लेकर उसे दबाव में लेने की कोशिश करता है। वो इशारों इशारों में बता देता है कि अगर ये रिकॉर्डिंग बाहर पहुंच गई तो उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मजबूर होकर बॉस फिलहाल इस मामले को वहीं खत्म कर देती है। कुछ दिनों बाद ऑफिस के साथी कार्तिक को एक पार्टी में ले जाते हैं। वहाँ एक लड़की उसकी तरफ आकर्षित होकर उसे करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे तुरंत अपने से दूर कर देता है। उसके दोस्त इस बिहेवियर पर हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक मजाक करते हुए कहता है कि शायद वो अपनी निजी जिंदगी की नाराजगी दूसरों पर निकाल रहा है। ये बात सुनते ही कार्तिक अपना आपा खो बैठता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और एक दोस्त गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाकी लोग बीच बचाव करने आते हैं और इस झगड़े में कार्तिक को भी चोट लग जाती है। इसी दौरान घर पर नेहा अपनी पसंदीदा आर्ट प्रोजेक्ट में व्यस्त होती है। तभी कार्तिक घर पहुंचता है और लगातार डोरबेल बजाने लगता है। घर की मेड जाकर दरवाजा खोलती है और उसे अंदर आने देती है। अंदर आते ही कार्तिक एक मसाजिंग डिवाइस मंगवाता है। नेहा उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। ये देखकर मेड खुद वो सामान लाकर कार्तिक को दे देती है, लेकिन ये छोटी सी बात भी कार्तिक को बुरी लग जाती है। तो उसे गुस्सा इस बात का था कि वो चीज नेहा ने खुद क्यों नहीं ला कर दी। उसके लिए ये केवल एक सामान नहीं बल्कि अपने आदेश का पालन करवाने का मुद्दा बन चुका था। कार्तिक बार बार नेहा से अपनी छोटी छोटी जरूरतों का सामान मंगवाता रहता है, लेकिन नेहा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। जब दूसरी बार भी वो उसे अनदेखा कर देती है, तब कार्तिक एक अजीब शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर नेहा उसकी बात मान ले तो उस रात वो उसे परेशान नहीं करेगा। ये सुनते ही नेहा के चेहरे पर राहत दिखाई देती है और वो तुरंत वो सामान लाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कार्तिक उसे रोक लेता है और उससे सवाल करने लगता है। वो जानना चाहता है कि क्या नेहा उसके साथ खुश नहीं है, क्या वो उससे डरती है या फिर उसे लगता है कि वो एक बुरा इंसान है।
बातों बातों में उसकी नजर नेहा के हाथ पर बने एक टैटू पर जाती है, जिस पर गौतम नाम लिखा होता है। ये देखकर कार्तिक फिर उसी नाम को उनकी सारी परेशानियों की वजह बताने लगता है। यही से कहानी एक और पुराने दौर में पहुंचती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि नेहा और गौतम बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीबी थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि छोटी छोटी बातों पर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। एक दिन गौतम किसी वजह से देर से पहुंचता है और नेहा से माफी मांगता है। नेहा पहले नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन फिर हंस पड़ती हैं। वो मजाक में कहती हैं कि उसे गौतम का उसे मनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो अक्सर गुस्सा होने का नाटक करती हैं। समय बीतता जाता है और दोनों साथ साथ बड़े होने लगते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि नेहा बचपन से ही माता पिता के साय से दूर थी और अपनी दादी के साथ रहती थी। दूसरी तरफ गौतम अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। दोनों परिवारों में भी अच्छे संबंध थे, इसीलिए उनकी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। लेकिन जिंदगी एक और कठिन मोड़ लेती है जब नेहा की दादी का भी निधन हो जाती है। इस घटना से वो पूरी तरह टूट जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे समय में उसका मामा आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी उठाता है और उसे अपने घर ले जाता है। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान समय में लौट आती है। पुरानी यादों को सोचकर नेहा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक का व्यवहार लगातार ज्यादा नियंत्रित करने वाला होता जा रहा था। वो हर समय नेहा पर नजर रखता, उसके फैसलों में दखल देता और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करता। हालात इतने खराब हो चुके थे कि घर की मेड भी उसके गुस्से का शिकार हो जाती हैं। ये सब देखकर नेहा और ज्यादा सहम जाती हैं और अक्सर टकराव से बचने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। एक दिन कार्तिक उसे स्कूल छोड़ने के बहाने अपने साथ ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद भी उसका नेचर सामान्य नहीं होता। नेहा इस पूरे माहौल से बहुत असहज महसूस करती है। स्कूल के अंदर पहुँचते ही वो खुद को संभाल नहीं पाती और बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उसी समय उसके दोस्त उसे देख लेते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि नेहा किसी गंभीर परेशानी से गुजर रही है। वो उससे सच बताने के लिए कहती हैं। काफी देर तक चुप रहने के बाद नेहा आखिरकार अपनी तकलीफों का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि उसका वैवाहिक जीवन उसके लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। इतना कहने के बाद वह ज्यादा कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती हैं, जबकि उसकी दोस्त उसके लिए और भी ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। रात के समय नेहा अकेली बैठी अपने बीते दिनों को याद कर रही होती है। इसी के साथ कहानी फिर से अतीत की ओर चली जाती है। दिखाया जाता है कि मामा के घर आने के बाद भी नेहा और गौतम का रिश्ता पहले जैसा ही बना रहा। दोनों अक्सर फोन पर घंटों बातें करते थे और जब भी छुट्टियां मिलती गौतम उससे मिलने पहुंच जाता था। समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और अब दोनों अपने भविष्य के सपने साथ देखने लगे थे। कॉलेज के दिनों में उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। एक दिन गौतम खुश होते हुए नेहा को बताता है कि अब वो उसी शहर में रहने वाला है क्योंकि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो ये भी कहता है कि जैसे ही उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी वो अपने परिवार से उनके रिश्ते के बारे में बात करेगा। गौतम की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हुए थे कि उन्होंने अपने शरीर पर एक दूसरे के नाम के टैटू तक बनवा लिए थे। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौट आती है। घर वापस आने पर कार्तिक कुछ देर तक नेहा को सोते हुए देखता रहता है। फिर वो उसके लिए मिठाई लेकर आता है और प्यार जताने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसकी किसी भी बातों में रुचि नहीं दिखाती और मिठाई खाने से साफ मना कर देती है। कार्तिक बार बार यही दोहराता रहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। आखिरकार नेहा अपने धैर्य खो बैठती है और कहती है कि उसके दिल में कार्तिक के लिए कोई भावना, कोई फीलिंग्स नहीं है। वो साफ शब्दों में बता देती है कि उसका प्यार हमेशा गौतम के लिए था और आगे भी वही रहेगा। ये सुनते ही कार्तिक का नेचर और ज्यादा अस्थिर हो जाता है। वो लगातार इस बात पर जोर देने लगता है कि नेहा भी उससे प्यार का इजहार करे, लेकिन नेहा अपनी बात से पीछे नहीं हटती। गुस्से और हताशा में कार्तिक अचानक अपना आपा खो देता है। वो अपने ही सिर पर कांच की बोतल मारने लगता है। कुछ ही पलों में उसके सिर से खून बहने लगता है। ये सीन देखकर नेहा बुरी तरह घबरा जाती है और सदमे में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब कार्तिक की घबराहट बढ़ जाती है। वो तुरंत एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर घर पहुंचकर दोनों की हालत देखकर हैरान रह जाता है। जांच के बाद वो बताता है कि नेहा सिर्फ सदमे की वजह से
से बेहोश हुई है और थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। इलाज करने के बाद डॉक्टर कार्तिक को भी अपनी चोटों का इलाज कराने की सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जब नेहा को होश आता है तो वो एक अजीब सीन देखती है। कार्तिक घर के लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था और उन्हें एक खास तरीके से जमा कर रहा था। ध्यान से देखने पर नेहा को एहसास होता है कि वो किसी खतरनाक योजना की तैयारी कर रहा है। घबराकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करने वाला है। तब कार्तिक भावुक और असामान्य अंदाज से जवाब देता है। वो कहता है कि जब नेहा उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती तो वो अपने प्यार को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी बातें सुनकर नेहा और ज्यादा डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि स्थिति सामान्य नहीं है, इसीलिए वो तुरंत उसे रोकने और शांत करने की कोशिश करती है। नेहा उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो इमोशनल दबाव बनाते हुए कहता है कि अगर नेहा उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगी तो वो अपनी जान तक देने को तैयार है। नेहा के मन में उसके लिए कोई प्रेम नहीं था, लेकिन उसे यह डर जरूर था कि कहीं वो कोई खतरनाक कदम न उठा ले। मजबूरी में वो वही कह देती है जो कार्तिक सुनना चाहता था। यह सुनते ही कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हालांकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर नेहा बहुत परेशान और नाराज थी। वो हर दिन यही सोचती थी कि आखिर कब उसे इस मुश्किल भरे रिश्ते से राहत मिलेगी। कुछ समय बाद उसकी दोस्त फिर उससे उसके हालात के बारे में पूछती हैं। इस बार नेहा फैसला करती है कि अब वो सच छिपाएगी नहीं। स्कूल जाने से पहले वो एक मंदिर पहुंचती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि उसे किसी तरह इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिले। स्कूल पहुंचने के बाद वो अपनी दोस्त के साथ कैफे में बैठती हैं। वहाँ वो पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी की सच्चाई बताना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। बात करते करते नेहा अपनी अतीत की ओर लौटती हैं। वो कहती हैं कि शायद उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया था जब वो अपने मामा के घर रहने गई थी। उसी समय से उसकी परेशानियां धीरे धीरे शुरू हुई थी। ये कहानी एक और फ्लैशबैक में चली जाती है। पता चलता है कि कार्तिक दरअसल नेहा के मामा का बेटा था। नेहा बताती है कि बचपन से ही उसका बिहेवियर बाकी बच्चों से काफी अलग था। जब वो पहली बार मामा के घर पहुंची थी तब उसने कार्तिक को एक कमरे में अकेला बैठा देखा था। वो खिलौने के साथ अजीब तरीकों से बातें कर रहा था और अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। उस समय ही नेहा को उसका बिहेवियर थोड़ा असामान्य लगा था। दूसरी तरफ कार्तिक उसे देखते ही मुस्कुराने लगता और उसके आसपास रहने की कोशिश करता था। मामा अक्सर मजाक में कहते थे कि दोनों बड़े होकर एक दूसरे के जीवन साथी बन सकते हैं, लेकिन नेहा को ये बात कभी अच्छी नहीं लगती थी। उसे शुरू से ही कार्तिक का स्वभाव अजीब और असहज करने वाला लगता था। हालांकि मामा दोनों बच्चों का बराबर ख्याल रखते थे। उन्होंने नेहा की पढ़ाई और जरूरतों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। वही कार्तिक पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेता था और अक्सर नेहा का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी ये हरकतें नेहा को पसंद नहीं आती थी। वो उससे दूरी बनाकर रखना चाहती थी। उस समय तक उसके दिल में गौतम के लिए भावनाएं थी और वो अक्सर उसी से फोन पर बात किया करती थी। समय के साथ जहाँ नेहा और गौतम का रिश्ता मजबूत होता गया, वहीं दूसरी ओर कार्तिक की दिलचस्पी धीरे धीरे एक जुनून का रूप लेने लगी। वह हर समय नेहा के बारे में सोचने लगा था और उसकी ये दीवानगी आगे चलकर कई मुश्किलों की वजह बनने वाली थी। समय बीतने के साथ कार्तिक का जुनून और भी बढ़ता चला जाता है। वो अक्सर दूर से नेहा को देखता रहता है और उसकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज पर नजर रखता था। अगर कोई लड़का उससे बात करने की कोशिश भी करता तो कार्तिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बेवजह विवाद खड़ा कर देता। एक दिन नेहा घर के बाहर गौतम से मिलती है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच एक प्यारा सा पल आता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उसी दिन मामा किसी जरूरी काम से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जाते समय वो नेहा को भरोसा दिलाते हैं कि घर में कार्तिक मौजूद है, इसीलिए उसे अकेलापन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी घर के बाहर नहीं बल्कि उसी घर के अंदर मौजूद है। शाम को खाने के टेबल पर भी कार्तिक का बिहेवियर सामान्य नहीं होता। वो लगातार नेहा की तरफ देखता रहता है। जब उसे खाने के लिए बुलाया जाता है तो वो नाराजगी के साथ वहाँ आता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। रात के समय नेहा के फोन पर एक वीडियो आता है। जैसे ही वो उसे चलाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में वही पल रिकॉर्ड था जब वो गौतम को किस कर रही थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये रिकॉर्डिंग किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिक ने भेजी है।
बाद में जब नेहा पानी लेने के लिए किचन में जाती है तो अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। मुड़कर देखने पर वो घबरा जाती है। कार्तिक का बिहेवियर पहले से भी ज्यादा विचित्र और डरावना लग रहा था। फिर वो एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह स्वीकार करता है कि उसने पहले भी गौतम को डराने और उससे दूर रहने की चेतावनी देने की कोशिश की थी। उसका मानना था कि गौतम ही उसकी राह का सबसे बड़ा रुकावट है। ये सब सुनकर नेहा को एहसास हो जाता है कि कार्तिक की दीवानगी अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। वह साफ साफ धमकी देता है कि अगर उनके रिश्ते का सिलसिला जारी रहा तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। उस रात कार्तिक नेहा पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर देता है। वह तरह तरह के नियम बनाकर उसे परेशान करता है और पूरी रात उसे आराम नहीं करने देता। नेहा पूरी रात जागती रहती है जबकि कार्तिक अपनी जिद पूरी करने में लगा रहता है। सुबह होते होते कार्तिक थक कर सो जाता है। ये मौका देखकर नेहा सीधे अपने मामा के पास जाती है। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो हिम्मत जुटाकर अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताना शुरू करती हैं। उसकी बातें सुनकर मामा गंभीर हो जाते हैं और चिंता से पूछते हैं कि आखिर कार्तिक के साथ ऐसा क्या हो गया है कि उसका बिहेवियर दिन ब दिन इतना बदला जा रहा है। नेहा अपने मामा को साफ साफ बता देती है कि वो और गौतम बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और भविष्य में भी साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी मामा उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वो उसे एक पुरानी बात याद दिलाते हैं। मामा बताते हैं कि उन्होंने परसों पहले कार्तिक से एक वादा किया था और हमेशा यही सोचा था कि बड़े होकर उसकी शादी नेहा से ही होगी। इसके बाद वो कार्तिक के बचपन से जुड़ी कुछ बातें बताने लगते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन से ही कार्तिक का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। एक बार उसे एक खास गुड़िया इतनी पसंद आ गई कि उसने उससे पाने की जिद पकड़ ली। मना करने के बावजूद वो उस गुड़िया को अपने पास ले आया और धीरे धीरे उसके साथ ऐसा बिहेवियर करने लगा जैसे वो कोई असली इंसान हो। वो घंटों उसी से बातें करता रहता और अपनी दुनिया में खोया रहता था। ये सब देखकर उसके पिता चिंतित हो गए और उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि कार्तिक किसी भी चीज या व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है। एक बार अगर उसके मन में किसी के लिए लगाव पैदा हो जाए तो वो उसे खोने या उससे दूर होने की कल्पना भी नहीं कर पाता। मामा नेहा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब वही लगाव उसके प्रति भी बन चुका है। उनके अनुसार स्थिति को संभालने का सबसे आसान रास्ता यही था कि नेहा कार्तिक से शादी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये बात सुनकर नेहा पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह है और वो अपनी इच्छा के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। इसके बावजूद उस पर लगातार दबाव बनाया जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मानसिक रूप से बुरी तरह टूटने लगती हैं। तनाव और निराशा के बीच वो खुद को नुकसान पहुंचा बैठती हैं, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब कार्तिक को इस घटना की जानकारी मिलती है तो वो बिना देर के अस्पताल पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद लोग उसे साथ रहने और मरीज को आराम करने देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वो सीधे नेहा के कमरे में पहुंच जाता है और उसके पास बैठकर लगातार अपनी फीलिंग्स जाहिर करने लगता है। वो बार बार यही कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी छोटी छोटी बातों की तारीफ करता रहता है। लेकिन ये सब सुनकर नेहा का सुकून नहीं बल्कि और ज्यादा डर महसूस होता है। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिरकार अस्पताल का स्टाफ डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कार्तिक को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। कमरे से निकलने के बाद भी उसका बिहेवियर सामान्य नहीं होता। वो लगातार बेचैन दिखाई देता है और हर पल नेहा के बारे में सोचता रहता है। जब डॉक्टर दोबारा उसे दूर रहने की सलाह देता है तो वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग असहज महसूस करने लगते हैं। इसी बीच एक मौका देकर नेहा अस्पताल से निकल जाती है और सीधे गौतम के घर पहुंचती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वही उसे मदद मिल सके। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गौतम घर पर नहीं है। पड़ोसियों से मालूम पड़ता है कि वो अपने पिता के इलाज से जुड़ी जरूरी वजहों से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर नेहा और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाए और किससे मदद मांगे। उधर कुछ समय बाद जब कार्तिक को नेहा के गायब होने का पता चलता है तो वो उसकी तलाश शुरू कर देता है। काफी ढूंढने के बाद वो उसे ढूंढ निकालता है और उसे वापस अपने साथ ले जाता है। यही से कहानी का तनाव और भी बढ़ जाता है क्योंकि अब नेहा के मुश्किलें खत्म होने के बजाय और ज्यादा गंभीर होती दिखाई देती हैं।
नेहा के इनकार और बढ़ते तनाव के बीच हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कार्तिक अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो अपने पिता पर भी गुस्सा निकालता है और साफ कह देता है कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। कार्तिक के इस बिहेवियर से नेहा बुरी तरह घबरा जाती है। लगातार बढ़ते दबाव और डर के माहौल में आखिरकार वो फैसला लेने पर मजबूर हो जाती है जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। इसी तरह दोनों की शादी हो जाती है। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है, जहाँ नेहा अपने दोस्त को अपने अतीत की पूरी कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी आसान होने के बजाय और भी मुश्किल बन गई। हर दिन उसे मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उसी रात जब वो घर लौटती है तो कार्तिक फिर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नेहा अपना गुस्सा साफ जाहिर कर देती है। वो उसे दूर हटाते हुए चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी इच्छा के खिलाफ फिर कोई कोशिश की तो वो कोई कठोर कदम उठा सकती है। नेहा की ये बात सुनकर कार्तिक चुप हो जाता है। वो उसे दूर से देखता रहता है, लेकिन इस बार उसके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं। इसके बाद वो गहरे तनाव में डूब जाता है और खुद को संभालने के बजाय शराब का सहारा लेने लगता है। नेहा उसकी हालत देखती है, लेकिन अब वो किसी भी बहस या बातचीत से बचना चाहती थी। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि नेहा घर पर नहीं है। मेड बताती है कि वो सुबह ही कहीं निकल गई थी। ये सुनते ही कार्तिक घबरा जाता है। वो लगातार उसे फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बेचैनी में वो सीधे उसके स्कूल पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि नेहा उस दिन स्कूल भी नहीं आई थी। अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वो नेहा के दोस्त से सवाल करता है और जानना चाहता है कि वो कहाँ है, लेकिन दोस्त उसके सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय कहती है कि अगर वो सच में अपनी पत्नी को समझता तो उसे खुद पता होना चाहिए कि वो कहाँ गई होगी। ये सुनकर कार्तिक को शक होने लगता है कि शायद उसके दोस्त कुछ छिपा रही हैं। वो जल्दबाजी में सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। इसी दौरान स्कूल के कुछ छात्र उसकी अजीब और बेचैन हरकतों को देखकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। हालांकि बाहर निकलते समय कार्तिक खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। वो लोगों से विनती करता है कि अगर किसी को नेहा दिखाई दे तो उसे तुरंत खबर करें। इसके बाद वो शहर के अलग अलग इलाकों में उसकी तलाश करता रहता है। घंटों की खोज के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिलती। शाम तक उसे उम्मीद रहती है कि शायद नेहा खुद ही वापस लौट आएंगी। इसी उम्मीद के साथ वो घर पहुंचकर इंतजार करने लगता है, लेकिन रात बीतने लगती है और नेहा का कोई पता नहीं चलता। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं नेहा हमेशा के लिए उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। ये सोचकर वो भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। पूरे दिन की थकान, चिंता और बेचैनी उसे अंदर से कमजोर कर देती हैं। रात के समय वो अपने फ्लैट के बाहर पहुंचता है। वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अकेला बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है। उसी दौरान वहाँ से गुजर रहा एक व्यक्ति उसकी हालत देखकर रुक जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। कार्तिक भावुक होकर बताता है कि उसकी पत्नी अचानक लापता हो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चली गई। लेकिन जब वो अपनी पत्नी का नाम बताता है तो सामने वाला व्यक्ति हैरानी जताते हुए कहता है कि उसे इस नाम की किसी महिला के बारे में जानकारी नहीं है। ये जवाब सुनते ही कार्तिक का धैर्य टूट जाता है। उसकी बेचैनी और गुस्सा एक साथ बाहर आने लगते हैं और वहीं से एक नया विवाद खड़ा हो जाता है और वो भी यही कहता है कि इस नाम की कोई महिला उस इमारत में नहीं रहती। कुछ देर की उलझन के बाद कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि वो जल्दबाजी में गलत अपार्टमेंट ब्लॉक में पहुंच गया था। वो उनसे माफी मांगता है और वहां से वापस लौट जाता है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं होती। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर नेहा कहाँ चली गई। धीरे धीरे उसके मन में ये शक भी पैदा होने लगता है कि कहीं वो गौतम के साथ तो नहीं चली गई। दिन गुजरते जाते हैं और कार्तिक की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। एक रात जब वो अकेला घर में बैठा होता है तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद नेहा लौट आई है। वो तुरंत दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने घर में काम करने वाली मेड खड़ी होती है। उस समय कार्तिक नशे की हालत में था। मेड अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती हैं, जबकि कार्तिक उसे लगातार देखता रहता है। उसकी सोच और बिहेवियर अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। मेड उसकी बिहेवियर को नोटिस करती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। इस बात से कार्तिक अचानक भड़क उठता है। उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसके बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है। डर के कारण मेड तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद कार्तिक पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। अब उसकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ने लगती है।
वो घर में बैठा बैठा खुद से बातें करता रहता है और हर समय नेहा के बारे में सोचता रहता है। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे घर में अजीब आवाजें गूंज रही हो। उसका वास्तविकता से जुड़ाव कमजोर पड़ने लगता है। वो अपने बचपन की उस पुरानी गुड़िया को निकालता है जिससे वो कभी घंटों बातें किया करता था और उसे नेहा की तरह समझकर उससे बातचीत करने लगता है। इसी दौरान अचानक घर का दरवाजा खोलता है और नेहा वापस आती दिखाई देती है। उसे देखते ही कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भावुक होकर बताता है कि वो उसे कितनी बुरी तरह याद कर रहा था, लेकिन नेहा का रवैया बिल्कुल अलग होता है। वो साफ शब्दों में उससे दूरी बनाए रखने को कहती है। इसके बाद दोनों के बीच फिर वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है। बातचीत धीरे धीरे तीखी नोकझोंक में बदल जाती है। कार्तिक के मन में जमा गुस्सा और असुरक्षा फिर से बाहर आने लगती है। माहौल इतना तनाव हो जाता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर पहुंच जाती है। अगले ही पल दोनों के बीच गंभीर संघर्ष छिड़ जाता है और इस लड़ाई के दौरान नेहा घायल हो जाती है। अचानक हुए इस हादसे को देखकर कार्तिक भी घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। घबराहट में वो हालात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो स्थिति को छिपाने का प्रयास करता है उतना ही सब कुछ और सस्पिशियस दिखाई देने लगता है। उधर कई दिनों से पड़ोसी उसके घर से आने वाली अजीब आवाजों और असामान्य गतिविधियों को नोटिस कर रहे थे। इस बार उन्हें मामला गंभीर लगने लगा है, इसलिए वे पुलिस को सूचना दे देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। कार्तिक की हालत देखकर अधिकारियों को संदेह होता है कि घर के अंदर कुछ बुरा हुआ है। शुरुआती जांच और घटनास्थल की स्थिति को देखकर पुलिस को लगता है कि मामला साधारण नहीं है। इसी वजह से वो कार्तिक को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं, जबकि रहस्य अभी भी बरकरार रहता है कि नेहा के साथ वास्तव में क्या हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद कार्तिक से पूछताछ शुरू की जाती है। इसी दौरान एक फाइल उसके सामने गिर जाती है जिसमें नेहा की तस्वीर रखी होती है। तस्वीर देखते ही उसका बिहेवियर अचानक बदल जाता है और उस तस्वीर को चाटने लगता है। उसकी अजीब हरकतें देखकर वहाँ मौजूद अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। पूछताछ के दौरान जब वो आक्रामक होने लगता है तो सुरक्षा के लिए उसे हिरासत में रखा जाता है। वहीं जांच की जिम्मेदारी संभाल रही महिला अधिकारी धीरे धीरे पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने लगती हैं। सबसे पहले घर में काम करने वाली मेड का बयान लिया जाता है। वो बताती है कि कार्तिक का बिहेवियर अक्सर डराने वाला और अस्थिर रहता था। इसके बाद उसके पुराने सहकर्मियों और जान पहचान वालों से भी पूछताछ की जाती है। लगभग हर व्यक्ति एक जैसी बातें बताते हैं कि कार्तिक का गुस्सा, जुनून और नियंत्रण खो देने की आदत काफी समय से सबके सामने थी। बाद में पुलिस उसके पिता से भी बात करती है। वो भावुक होकर स्वीकार करते हैं कि कुछ फैसलों में उनसे भी गलती हुई थी और हालात को समय रहते समझ नहीं पाए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई सबूत और रिकॉर्ड सामने आते हैं। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचता है। वहां प्रस्तुत एविडेंस को देखने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कार्तिक को केवल सजा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे पेशेवर मानसिक उपचार की भी आवश्यकता है। इसी वजह से उसे एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया जाता है, जहाँ उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट उसकी स्थिति सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बिहेवियर में पूरी तरह बदलाव आता हुआ दिखाई नहीं देता। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब वही महिला अधिकारी उससे मिलने आती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है। पता चलता है कि नेहा ने अपनी परेशानियों के बारे में पहले ही कुछ भरोसेमंद लोगों को बता दिया था। उसकी मदद के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसका मकसद कार्तिक के असली बिहेवियर को सबके सामने लाना था। योजना के तहत नेहा कुछ समय के लिए जानबूझकर सबसे दूर हो गई थी, यानी वो जो बीच में गायब हो गई थी। इस दौरान कार्तिक की मानसिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई और उसने ऐसे कई कदम उठाए जिनसे उसकी असलियत सामने आने लगी। बाद में जब नेहा वापस आई तो दोनों के बीच गंभीर विवाद हुआ। हालांकि घटनाएं वैसी नहीं थी जैसे शुरुआत में दिखाई गई थी। आगे चलकर सारी सच्चाई जांच अधिकारियों और अदालत के सामने रख दी गई। महिला अधिकारी कार्तिक को ये भी बताती है कि नेहा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और वो अपने पसंदीदा जीवन के साथ खुश है। ये सुनकर कार्तिक कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। इसके बाद अधिकारी उससे एक बात कहती है कि सच्चा प्यार किसी पर अधिकार जमाने या उसे मजबूर करने से नहीं मिलता। प्यार तभी मायने रखता है जब उसमें दूसरे इंसान की इच्छा, सम्मान और आजादी शामिल हो। इन बातों को सुनकर कार्तिक गहरी सोच में डूब जाता है। ऐसा लगता है जैसे पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा हो। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन एक अलग ही संकेत देता है। उसकी नजर पास रखी एक
पुरानी गुड़िया पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो गुड़िया को उठाकर उससे उसी तरह बातें करने लगता है जैसे वो बचपन में किया करता था। यही दर्शकों को समझ आता है कि उसके अंदर की समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और उसका मानसिक संघर्ष अब भी जारी है। इसे रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाला अंत के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।